मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आपने पार्ट 1 में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दिया है और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें से 2 राइट्स हम देख चुके हैं। नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी विच इज़ राइट टू इक्वालिटी एंड सेकेंडली राइट टू फ्रीडम। राइट, अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे राइट की तरफ, जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है बच्चों, तो अगेंस्ट याद रखिएगा, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन लिख देते हैं, तो ये बहुत गलत हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है ये। राइट, तो हमें शोषण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन शोषण से बचने का अधिकार है, उसके खिलाफ खड़े होने का अधिकार है। दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव रहा है हमारे संविधान का कि सभी को बराबर का अधिकार मिले हर जगह पर। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं पर अगर किसी का कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, शोषण हो रहा है, वेदर अदर पर्सन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्री सोसाइटी इज़ बीन स्टैब्लिश्ड, यानी एक ऐसा समाज बनाना, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो जनरली सारे राइट्स को प्रिजर्व करे और लोगों का सम्मान रखे। चाहे वो, आपने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, ठीक है, ड्रगरी के बारे में, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर के बारे में, ठीक है, काफ़ी बार आपने देखा होगा राइट न्यूज़ में कि लोगों को इधर से उधर बेचा जाता है। ठीक है, ड्रग्स का इधर से उधर लेन देन होता है और गुलाम बनाया जाता है लोगों को, स्लेवरी, और या फिर ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। तो ये सब बैंड किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है हमारे पास, और ये ऐसा अगर कोई करता है तो इट इज़ अ राइट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, और उसे उस जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये एक इलीगल ट्रेड ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन कह लो आप इसे। ठीक है, तो ये ट्रेड इलीगल, अगर जो ख़रीद फरोश होती है, ये नहीं होनी चाहिए, गलत है। और फोर्स लॉ, इम्पोज स्लेवरी, वर्क विदाउट पे, काम करवा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ड्रगरी सिस्टम, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन मानी जाती है, और ये हमारा राइट है कि हम इसके खिलाफ़ खड़े हों। To take such work from any person without paying them and paying them less और minimum wages, ये भी इसके अंदर आता है। ठीक है, आप अब पैसे नहीं दे रहे हैं, या फिर जितना काम करा रहे हैं उतने पैसे नहीं दे रहे हैं, उस मजदूरी से भी कम पैसे दे रहे हैं, that is has to be an forced or imposed labor is an punishable act। ये सब चीज़ एक दंडनीय अपराध है बच्चों। ठीक है, so it is a punishable offense। चिल्ड्रन जनरली बिलो 14 यानी 14 साल से कम जो बच्चे होते हैं, उनको फैक्ट्री में, माइंस में, ऐसी डेंजरस प्रोफेशंस में काम करना, चाहे गैराज हो, होटल हो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इट कैनॉट बी एम्प्लॉयड इवन इन अ हाउस होल्ड सर्वेंट, यानी आप उसे घर में भी एज एन सर्वेंट नहीं रख सकते जो बच्चे की एज 14 ईयर से कम है। अंडर दिस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, इट इज़ ऑल दिस थिंग्स आर पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, आपको दंड मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं। सो इट इज़ एन मैंडेटरी सर्विस कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विस इन एनी फील्ड्स ऑफ इररिस्पेक्टिव रिलीजन और कास्ट, जेंडर और क्लास विदाउट एनी रेन्यूमरेशन। यानी हम कह सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति है, जो भी जिस पर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर जो उसे एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अपनी बात को रखे स्टेट के सामने, लॉ के सामने, बिना किसी धर्म के आधार पे, जेंडर, कास्ट या क्लास के आधार पे उसे, या फिर कोई पैसे के लालच में, बिना ये सब चीज़ों के आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, सो चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी जेंडर के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी क्लास के हो, और आपको कुछ पैसा उसके लिए देना नहीं होगा। ये हमारे लॉ के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। राइट, होप यू हैव अंडरस्टूड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप अपना पसंद का अपना धर्म चुन सकते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं, और सारे धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म को ना सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि उसे फॉलो भी करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो हमारी सरकारी व्यवस्था है, उस पर इस चीज़ का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यानी इसमें हर धर्म के लोग, हर त्यौहार हम मनाते हैं। बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, दिस इज़ अ राइट फॉर एवरीबडी टू वर्क फॉर मोरालिटी, हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यानी समाज को बनाएं हम। ठीक है, धर्म तो हमारे साथ है ही,
हमें ना सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करनी है और उसमें खुश रहना है, उसे फॉलो करना है, बल्कि दूसरे धर्मों की भी हमें सम्मान करना है, रक्षा करनी है और उनमें भी इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है। सो द रिलीजन्स गैदरिंग ऑफरिंग एंड प्रेयर्स इज़ नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते। इन द सेम वे हमारे जो स्टेट के अंदर, हमारे देश में सभी को अपना अपना रिलीजन चुनने का अधिकार है। ठीक है। रिलीजन में फॉलो करने का अधिकार है, और जो भी रिलीजियस मैटर्स और जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो आप अपने बिलीफ्स अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है। इसके साथ साथ रिलीजन्स जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें फ्रीडम टू इस्टेब्लिश यानी रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको बनाना है, कोई मित्र मंडल बनाना है तो वो बना सकते हैं अपने धर्म के आधार पे, अपनी जाति के आधार पे। ठीक है। बस वो वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है। वायलेंस से भरा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ स्टेट जो होती है, इट कैनॉट बी फंड कलेक्टेड थ्रू द पब्लिक टैक्सेस, और पब्लिक फंड कैनॉट बी बेनिफिटेड फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन और सेक्टर। यानी जो भी फंड कलेक्ट होता है, जो टैक्स भर रहे हैं हम, या फिर जो भी आवक सरकार की होती है, वो कहीं ना कहीं किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है। सबके लिए काम में लगनी चाहिए। ठीक है। सो दिस इज़ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग इन ए गवर्नमेंट ग्रांट कैनॉट बी इम्पार्ट इन रिलीजियस एजुकेशन। यानी जो भी एजुकेशन सेंटर चल रहा है शायद सरकारी ग्रांट से, वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ अपनी तो चला ही रहा है, साथ ही साथ उसको सिर्फ अपनी ही रिलीजियस एक्टिविटी नहीं चलानी। द स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजन एजुकेशन, अटेंड एनी रिलीजियस मीट। यानी जो स्टूडेंट है वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजियस मीट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन में पार्ट आउट कर सकता है। ये हमारे देश का कानून कहता है, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ नंबर 5, इट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। यानी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में सभी को साहित्यिक और शैक्षणिक अधिकार मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं हमारी संस्कृति से जुड़े हुए और हम अपने देश में शिक्षण से जुड़े हुए सभी को अधिकार है कि सब अपनी भाषा, अपने स्क्रिप्चर्स, अपने कल्चर, जो उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, उनकी पहचान है और एथेंटिसिटी है, यानी उनकी यूनिकनेस है। ठीक है। तो ये सब चीज़ वो उन्हें सेव करके रख सकते हैं, ये अधिकार ये कहता है। Any educational institution which rely to the government grant cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, language or any other reason। यानी कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब है, वो किसी की भाषा, जाति, लिंग, धर्म पर या फिर कोई और रीज़न भी अगर ऐसा हो तो उस पर बेस नहीं कर सकती कि हमें सिर्फ इसी धर्म के लोग चाहिए, हमें सिर्फ इसी कास्ट के लोग चाहिए, हमें सिर्फ इसी रिलीजन के लोग चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारे देश में अधिकार है सभी को कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का। अब ये राइट्स आया कहाँ से बच्चों? तो प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना इसको। इट इज़ अ मैल प्रैक्टिस एज पर द एक्ट 123 द थर्ड पार्ट। ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि एनी इंडिविजुअल अपील्स फॉर द वोट ऑफ ग्राउंड इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पे अगर कोई अपील कर रहा है, ठीक है, चाहे वो स्टेट में की जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, फ्रॉम अ लॉ एंड प्रोवाइड टू द राइट्स टू अ सिटीजन फ्रॉम अ मैनेज एंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। यानी हम कह सकते हैं कि जो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी हो, ठीक है, या फिर वो लोग कल्चरली अपने आप को सेक्युलर रखना चाहे या अलग रखना चाहे, तो ये प्रावधान भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टेट होती है, यानी जो हम कह सकते हैं जो हमारा देश है, उस देश के अंदर सभी लोगों को अपना अधिकार है कि भाई अपना धर्म, अपनी जाति, अपना कल्चर तो वो प्रिजर्व करें, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं सांविधानिक मर्यादा में रहकर उन्हें काम करना होगा। ठीक है। दे हैव टू वर्क अंडर द गाइडलाइंस एंड अंडर द लाइन्स विच हैज़ बिन ड्रॉन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लाइनें बनाई हैं उसके हिसाब से उन्हें काम करना होगा और उसके दायरे में रहकर अपनी बात रखनी होगी। स्टेट शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑफ इन एनी गिविंग एजुकेशनल ग्रांट्स और एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट फंड और एनी लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टेट है वो किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का प्रचार नहीं करेगी या फिर ये नहीं बोलेगी कि किसी एक ही धर्म के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। वो लोग जनरली सभी धर्म के लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू पार्टी हो या मुस्लिम पार्टी हो या फिर जो भी लोग आसपास रह रहे हैं, उन सब पर एक जैसी इक्वालिटी रखकर उन पर सभी को अपने धर्म, अपने कल्चर और अपने शिक्षा के अधिकार मिलते हैं। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन बच्चों, बिकॉज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है वो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ अपना भविष्य बनाने के लिए बल्कि अपने देश का भविष्य भी
बनाने के लिए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, ठीक है। तो काफ़ी हटके है ये, राइट, ध्यान से समझना कि नो मैटर जो भी हमें लॉज राइट्स दिए गए, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हो, चाहे वो राइट टू फ्रीडम हो, चाहे वो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, कल्चरल एजुकेशन हो, या फिर कोई भी राइट हो, वो सारे राइट जब तक हम अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे से मानेंगे नहीं, अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम संविधान को सही से रेमिडाइज नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी उन्होंने अधिकार दिए हैं, उन सारे अधिकारों का सही से पालन करना ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ है। कैसे, आइए देखते हैं। हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड इन द फंडामेंटल राइट्स, इट कैन बी नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, then there is a remains of meaning of such freedom rights. Therefore, a provision has been made by the constitutions for the implementation of rights under it. It is written in the Supreme Court can be made by the violation of fundamental right. यानी अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं दे रहा, यानी जो भी ये 5 ऊपर राइट्स दिए गए हैं, इस राइट को अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं यार आपको इक्वालिटी का अधिकार नहीं है, या एजुकेशन का नहीं है, या फिर रिलीजन का नहीं है, तो आप तुरंत ही उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकते हो और आपकी बात सुप्रीम कोर्ट तक आप रख सकते हो, ठीक है। यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट इन दैट पर्सन और दैट इंस्टीट्यूशन इन सुप्रीम कोर्ट टू। और ये अधिकार कहाँ है आपको, ये अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, यानी जो भी संविधान में लिखा गया है वो 100% सही है और सभी लोगों को मानना पड़ेगा, राइट। इन द सेम वे द कोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बट प्रोटेक्टिंग दिस फंडामेंटल राइट्स। तो जो ये कोर्ट्स हैं, जो न्यायपालिका हैं, वो इन राइट्स को बचा रही है, ठीक है। हमारे देश में पूरे सब जगह इसका बताती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, राइट, जो ताकि हमारी सोसाइटी एक अच्छी बेहतर सोसाइटी बने। और यहाँ तक कि जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स मीन्स ओनली, ठीक है, सिंगल, जो कौन सी है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसने भी पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, ठीक है। गार्जियन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संविधान की का जो संरक्षण जो कर रही है वो है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी, सबसे ऊँची न्यायिक पालिका है, ठीक है। और नो बडी कैन अपोज इट, उसे कोई अपोज नहीं कर सकता। इफ़ एनी पर्सन पुट्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी स्टेट वायलेशन ऑफ एन फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज इट्स राइट्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर जो हम देख रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 8 में देखी, 9 में देखी, कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस राइट को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ठीक है, क्योंकि आत्मा है संविधान की। यही राइट बोल रहा है कि भाई हर व्यक्ति को संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज़ टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज इट इज़ राइट, इट इज़ ट्रूथफुल एंड ट्रूथ ऑलवेज विन, सत्यमेव जयते, राइट। और इसी वजह से हमारे पार्लियामेंट में भी इस राइट को सच एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कह लो, ये सारे जो हमारे राइट्स हमें दिए गए हैं, इट्स नॉट अ कॉन्क्लुएंस बट द सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप द स्टेट। दस दिस राइट इट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एनी सिटीजन टू अप्रोच कोर्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी आपके ये जो फंडामेंटल राइट है उसमें या फिर संविधान के खिलाफ कोई भी कुछ करेगा, या आपको राइट्स नहीं मिलेंगे आपके जो भी हैं फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस एजुकेशन, कल्चरल राइट, ये सारी चीज़ अगर इसमें से कोई भी राइट आपको नहीं मिलता है या नहीं दिया जाता है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, और अपना केस लड़ सकते हो उसके खिलाफ। इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों गवर्नमेंट, एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिटीजन दैट ऑल द टाइम्स इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। यानी जब देश में आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, ठीक है, चाहे वॉर हो जैसे, या फिर आपने कोविड-19 के टाइम पे देखा होगा, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, लॉकडाउन लगा जो, ठीक है, और ये जो लॉकडाउन है इसमें सबने की आज़ादी छीन ली गई, राइट टू फ्रीडम, राइट, कहीं ना कहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में, एमरजेंसी की सिचुएशंस में आपसे आपके राइट्स छीने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम ओनली इट इज़ बीइंग सस्पेंडेड एंड नो स्टेट कैन बी फॉर्म एनी लॉ विच कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस सिटीजन। यानी कोई भी राज्य, ठीक है, कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे इनके मौलिक अधिकार यानी लोगों के
जो अधिकार हैं वो उनसे छीने जाए, ठीक है। तो स्टेट के पास वो पावर नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो आई होप सबको पता चल गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अब हम फटाफट देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में यानी 1976 में पहली बार अमेंड करके सामने लाई गई, और इसमें खास बातें क्या थी कि भाई लव फॉर नेशन, देश के प्रति प्यार और राष्ट्र के प्रति सम्मान, हमारे देश को नेशनल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और साथ ही साथ सभी लोगों को एक साथ जागरूक बनाकर देश को डेवलपिंग नेशन बनाने में सहायता प्रोवाइड करता है, यानी देश को और आगे बढ़ाता है। एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी जो भी लोग देश में रह रहे हैं वो यूनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, सोवरेनिटी के साथ रहें, ठीक है। एक रहें, मिल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, शांति, सुरक्षा और सद्भावना के साथ रहें। तो कुछ ड्यूटीज़ हमारी टेक्स्ट बुक में हमेशा होती है। आप कोई भी इंग्लिश हिंदी की टेक्स्ट बुक उठा के देखो, जो फर्स्ट से आई थिंक शायद फर्स्ट 5 पेजेस होते हैं ना, उनमें से किसी एक पेज पे आपको आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो आज का मैंने आपको टॉप ज्ञान दे दिया, तो याद रखना क्या क्या है, आज तक आपने देखी है, कभी कभी पढ़ी भी होगी, आज समझ लेते हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हमारे संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई है, चाहे वो हमारा देश का झंडा हो या फिर हमारे देश का एंथम यानी हमारा राष्ट्रगान, उसे हमें सम्मानित करना है, यानी उसके प्रति हमेशा सम्मान से खड़े होना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको इक्वल रिस्पॉन्स देना है। सेकेंडली क्या बोल रहा है कि हमारे जो भी नोबल आइडियल्स हैं, नोबल आइडियल्स मीन्स जो भी हमारे इतिहास में बहुत बड़े लोग रहे हैं, B.R. अम्बेडकर या फिर राजा राम मोहन राय या फिर बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो हमारे इतिहास में रही, उन सारे ऐतिहासिक लोगों को, उनकी स्ट्रगल को, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, इन सब के बलिदानों को याद रखना, इनकी स्ट्रगल को याद रखना। इसके साथ साथ सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ रहना, एकता, समानता और सम्मान के साथ एक दूसरे को लेकर चलना। टू डिफेंड अप द कंट्री इन द रेंडर नेशन सर्विस इज़ कॉल अपॉन टू डू सो। अगर देश बुलाता है और देश को ज़रूरत है ऐसे समय आपकी, तो आपको बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा और देश की मदद करनी होगी, ठीक है। यानी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां आपकी हेल्प चाहिए कंट्री को, यू हैव टू गिव योर सर्विसेज। इन द सेम वे पॉइंट 5 आपको बताता है टू प्रमोट द हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग विद द रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजन और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस एंड प्रैक्टिस डेरोगेटरी ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को हारमोनी प्रमोट करनी है, यानी समानता प्रमोट करनी है। एक जैसे ऐसी फीलिंग, नफ़रत की फीलिंग नहीं, भाई बंधुत्व की फीलिंग, एक दूसरे से मिलकर एक साथ रहकर, ताकि जो आने वाला भारत है वो धर्म से, भाषा से, रिलीजन से उठकर कुछ आगे बढ़कर अपनी सेक्शनल डाइवर्सिटी, ठीक है, चाहे SC ST OBC जनरल को छोड़कर एक डिग्निफाइड लाइफ की तरफ बढ़े, एक अच्छे समाज की तरफ बढ़े जहां मानव के साथ साथ महिला और पुरुष सभी को बराबर अधिकार मिले। ये पॉइंट 5 बताता है। पॉइंट 6 शोज़ दैट टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, हमारी जो भी हमारी धरोहर है, ठीक है, देश की, चाहे जो हमारे ऐतिहासिक तौर पर बनी, उन सबका सम्मान करें और उसकी सुरक्षा करें। नंबर 7 टोल्स दैट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment includes forest, lakes, rivers and wildlife, to have the compassion of life living creature, ठीक है। सभी का सम्मान करना और सभी की सुरक्षा की भावना रखना और कोशिश करना कि इससे ज़्यादा और इम्प्रूव किया जा सके। इन द सेम वे पॉइंट 8 शोज़ दैट साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ठीक है, यानी ऐसा क्या सही है क्या गलत है, सही से सही समाज तभी बनेगा जब उसमें सही नागरिक होंगे। तो अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, अपने मानवता को, ह्यूमैनिज़्म को और अपनी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को ऐसे आप डेवलप करें जिससे आपके होने से समाज को काफ़ी फ़ायदा पहुँचे। 9 पॉइंट से दैट टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर द वायलेंस, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी में आप देखते होंगे लोग, इन्हें जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो समझिए आप ही की संपत्ति है और उससे वायलेट होने से आपको क्या करना है, बचाना है, रोकना है, ठीक है। पॉइंट 10 shows that to strive towards the excellence in all spheres of individual and complete and collective activity, so that the nation constantly rising to the high levels of endeavor and achievement। अब देश आपसे क्या चाह रहा है
के तौर पर या फिर एक ऐसी ऊंचाइयों के तौर पर आप देश को लेकर जाएं जहां पर देश खुद होने की हम कह सकें कि आप खुद सम्मानित फील हो, राइट, अपने देश को इतने बड़े लेवल पर ले जाते हैं। Point 11 in the last one shows that who is the parent and guardian to provide the opportunities for education to his child, as a case may be what between the age of 6 to 14 years। यानी ये पेरेंट्स यानी जो माता पिता हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, गार्जियंस जो होते हैं, ठीक है, पालक जो होते हैं, चाहे माता पिता हो या कोई और हो, उन्हें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है, और सभी को अच्छी एजुकेशन इन केस वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स स्पेशली, ठीक है। सो जनरली सभी को 6 से 14 साल की उम्र तक बिटवीन शिक्षा का अधिकार तो बिल्कुल है ही। इसके अलावा 6 जनवरी के दिन हम फंडामेंटल डे राइट डे ड्यूटीज़ बनाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे 6 जैन, याद रखना बच्चों। और ये ड्यूटीज़ जो हैं हमारी कहीं ना कहीं वो वायलेट ना हो, इट कैन बी सेंटेंस। A teacher should make efforts so the students should follow the duties and they may become the aware co-scientists। यानी एक टीचर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि आज मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सभी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, राइट। हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सोशल इविल्स हैं, और वो कस्टम जो सोसाइटी को बेनिफिट नहीं पहुँचाते बल्कि नुकसान पहुँचा रहे हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, ड्रजरी, चाइल्ड लेबर, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, डावरी सिस्टम, फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स, या फिर इल कस्टम्स कह लो, या फिर कोई अंधविश्वास कह लो, सुपरस्टिशियस कह लो, इन सबको हमने इरेडिकेट कर दिया है, निकाल दिया है, और धीरे धीरे हम इसे निकाल रहे हैं, राइट। तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो डायरेक्टिव कन्वेइंग, जो हमें बताया जा रहा है कि भाई हमें ये सब चीज़ें हर टेक्स्ट बुक में आगे आपको इसीलिए ही दी जाती है। एंड व्हाट इज़ सेंसिबल एंड अवेयर द सिटीजन मस्ट डू, ठीक है, जो एक नागरिक को करना है और वो उसके कर्तव्य हैं। इफ़ अ सिटीजन प्रोपोगेट्स द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन द फ्यूचर सिटीजन्स डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नेशनल ब्रदरहुड जस्ट इन द एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी। यानी जहाँ पर शोषण नहीं होगा, सही मायनों में वहीं पर जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है, और साथ साथ रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ड्यूटीज़ समझ में आई हैं। अब हम लोग देख रहे हैं हमारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सबसे पहले है क्या, चैप्टर नंबर 4 में, राइट, आपको ये दिया गया है। खैर अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको नहीं पता होगा कि हमारे संविधान में जो जनरली जो बातें रखी गई, वो सारी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से हमें अभी वर्तमान में और भविष्य में गाइड करती है। जैसे कोई भी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कोई पॉलिसी बना रही है या कोई कानून बना रही है, कोई कानून को लेकर आ रही है, तो वो कानून को उसे मॉरली, ठीक है, नैतिक तौर पर ये देख लेना है कि इससे कोई प्रिंसिपल यानी कोई सिद्धांत का हनन तो नहीं हो रहा, कोई चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो, इकोनॉमिकल लेवल पर हो, कोई भी लेवल पर हो, उसे ये देख रहा है कि हर धर्म, हर जाति, हर लिंग, हर तरीके के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है उसका फ्रेमवर्क कैसा हो, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझना, जो भी लॉ बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनती है, वो पॉलिसी बनाने के लिए, उसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, ये प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस, अंडरलाइन कर लो प्लीज़, द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एम ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स सर्व्स एज गाइडलाइन, ठीक है। तो ये क्या है, ये केंद्र और राज्य सरकार के लिए गाइडलाइन है, एक निर्देश सूची है। यानी अगर कुछ कहीं फंस जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता है, कुछ कहीं कोई ट्रबल शूटिंग हो रही है, तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हेल्प लेकर इससे बाहर निकल सकते हैं और सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा कि द रूल ऑफ रिजिम, दिस प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशन। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इस संविधान का फाउंडेशन है। फाउंडेशन मीन्स बेस, ठीक है। कैसे बेस है, क्योंकि जो संविधान की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। तो बच्चों बहुत खूबसूरत लाइन है, याद रखना ऐसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र आपको तब तक नहीं मिलेगा, यानी एक अच्छी सरकार आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली डेमोक्रेट ना कर दें। यानी जब तक लोगों का समाज अच्छे से डेवलप ना हो गया हो
और जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली डेवलप ना हो गए हों, यानी लोगों के पास पैसा भी आ गया हो और अच्छे सोसाइटी में जब लोग रहेंगे तो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स होगी, जो राजनीति होगी, वो तंत्र भी बहुत अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी अगर आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अच्छी चाहिए तो आपको समाज और समाज के अंदर अर्थव्यवस्था को भी अच्छे से तैयार करना होगा। तो बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है समझ में आया, ये वो पॉलिसीज़ हैं, वो गाइडलाइंस है जिससे होकर हर कानून बनता है, ठीक है, हर कानून पास होता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट और यूनियन दोनों को हेल्प करती है। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट यानी राज्य सरकार, राइट। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हो कि प्रियम्बल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। प्रियम्बल हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम स्टेट को कोई प्रिंसिपल चैनलाइज करने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की वो हेल्प लेती है। जैसे कोई इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करनी है, ठीक है, अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करनी है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिसोर्सेज अमॉन्ग ऑल क्लासेस, वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न। पहली बात ये याद में रखनी पड़ेगी कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, वो सारे कास्ट में, सारे सिटीजन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, लोगों को बराबर मिलनी चाहिए, अगर कोई पॉलिसी ऐसी हम बना रहे हैं तो, नंबर 1। दूसरा, कोई भी असेट हो, कोई भी प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सारे ग्रुप, सारे लोग, सारे ग्रुप्स को मिलना चाहिए, ठीक है। और ये कौन ध्यान देगा? एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट, ये स्टेट। इसके अलावा तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर आता है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति मैन हो या वुमेन हो, वो अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल पे मिलना चाहिए, ठीक है, उनका जो रेन्यूमरेशन है, जो पैसा है, वो इक्वल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट स्टेट्स दैट कि जो भी गुड हेल्थ के लिए प्रोविजंस है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो लेबर हो, आपकी संस्था में काम कर रहे हो जनरली, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो, अनहाइजीनिक प्लेसेस स्पेशली हेल्थ मैटर्स रिस्टोर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन, राइट। तो अपने स्वास्थ्य का भी बहुत इसमें ख्याल रखना है और बहुत सोचा जाता है इसमें कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे लोगों की हेल्थ पर ज़्यादा हैम्पर्ड पहुँचे, ठीक है। फिफ्थ वन सोच दैट कि जो स्टेट है उसको कॉपरेशन प्रमोट करना है, यानी सहयोग और एडमिनिस्ट्रेशंस इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबर, ठीक है, यानी जो भी लेबर है उन सभी लोगों को कॉपरेशन, सहयोग के साथ काम करना है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन, यंग पीपल्स हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, जो उनके साथ शोषण होता है उसके खिलाफ। ये उनका मोरल अधिकार है, नैतिक अधिकार है हम कह सकते हैं। इन द सेम वे कहीं ना कहीं उनके हेल्थ से जुड़ी हुई या फिर उनके इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई भी बातें इसके अंदर आपको याद में रखनी है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, स्पेशली उन्हें मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और ग्रेट्युटी या फिर हम कुछ कह सकते हैं कि लीगल राइट्स भी उनको मिलते हैं, खासकर ऐसे समय पे जो वर्किंग वुमेंस होती है उनको हेल्प दी जानी चाहिए। ये बातें ध्यान में रखी जाती है इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते वक्त। एंड पॉइंट 8 और 9 जो ये 2 है, ये बताता है कि भाई मॉडर्न टाइम्स में या फिर साइंटिफिक टाइम में, आज इस टाइम पे हम काउ स्लॉटरिंग देखते हैं, आपने देखा होगा गौ हत्या के समय, या फिर ब्रीडिंग द डोंकीज, बुलक कास या काऊ, अगर आप इसकी स्लॉटरिंग कर रहे हो तो ये भी गलत है, राइट, ये भी गलत है। आपको सिर्फ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तक ही अपनी बातों को सीमित रखना है, ठीक है, ये बाकी तो बिल्कुल असंवैधानिक हो जाता है ये। और सभी लोगों को राइट्स इक्वल मिलेंगे, अपने राइट्स को सभी को फॉलो करने हैं इक्वली। फाइनेंशियली सब फ्री रह सकते हैं एट वेल एज इनकैपेबल एट्स गेटिंग सो, यानी जो व्यक्ति जितना कैपेबल है वो उतना कमा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड देयर नॉलेज। तो ये था बच्चों आपका इकोनॉमिकल पॉलिसी रिलेटेड प्रिंसिपल्स। अब हम देख रहे हैं सोसाइटी रिलेटेड सोशल पॉलिसीज़। समाज को में बहुत सारी सोशल शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और बैकवर्ड क्लास हैं। इन सारी कास्ट को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, इनजस्टिस से बचाने के लिए कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स बनाई गई। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड्स क्या करेगी, जितने भी जो लोग हैं वो सोशल जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो मैरिजेस, डिवोर्सेस, अडॉप्शन, जुवेनाइल असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो उनकी बातें सुनी जाती है, समझी जाती है और क्विक रेजोल्यूशंस, सॉल्यूशंस उनको दिए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्टेट मेक द प्रोविजंस टू सपोर्ट एंड एजुकेशन इन मैटर, ऐसे लोगों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज या फिर इलनेस, बीमारी के समय पे बहुत स्टेट हेल्प करती है,
राइट। तो एक समाज को अच्छा बनाने के लिए समाज का जो सबसे लोएस्ट दर्जा है, सबसे लोएस्ट लेवल है, उसको अच्छे से रखना भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इस सोशल पॉलिसी में बनाते वक्त ध्यान में रखना पड़ता है। पॉइंट 3 यानी पॉलिटिकल पॉलिसी बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि भाई पंचायती राज जो काम कर रहे हैं उनकी लीडरशिप प्रॉपर हो, ऑफिसर्स अच्छे हों और फाइनेंशियली जो उनको पैसा मिल रहा है वो सही जगह पर यूटिलाइज हो। ये नंबर 1 पॉलिटिकल पॉलिसी बनाते वक्त याद रखना पड़ता है। सेकेंडली कि जो भी स्टेट है उसको प्रॉपरली ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ काम करना है, यानी अपने जो दिमाग को काफ़ी बड़े लेवल पर खोलकर एक साथ सबका सहयोग लेकर और बिना इम्पार्शियल हुए, जैसे कोई जज है उसे इम्पार्शियल, फियरलेस और करेजियस ही रहना है, यानी भेदभाव नहीं करना, पार्शियल नहीं होना, किसी से डरना नहीं है और अपना जो भी फैसला वो रखे वो साहसिक तौर पे रखे, ठीक है, रेंडरिंग जजमेंट्स। इन द सेम वे तीसरा और आखिरी पॉलिटिकल पॉलिसी बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि जो स्टेट है, राइट, उनका इंटरनेशनल पीस बना रहे, यानी जो विश्व शांति है, दो देशों के बीच में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे और रिलेशंस ऐसे बने कि जो नेशन है वो आपस में एक दूसरे की ना सिर्फ रिस्पेक्ट करे बल्कि एक दूसरे के कानूनों की भी सराहना करे, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ और रिस्पेक्ट भी इंक्रीज़ हो। इसके साथ साथ कल्चरल पॉलिसीज़ बनाते वक्त सभी लोगों को ये कंपलसरी हो जाता है कि 6 साल से लेकर 14 साल से उम्र तक सभी को एजुकेशन प्रॉपरली मैंडेटरी, कंपलसरी कह लो, मैंडेटरी कह लो, सभी को एजुकेशन लेनी ही है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। कब आया ये आरटीई का लॉ? याद रखना बच्चों, 2009, ठीक है। इसका मेन फैक्ट क्या था कि भाई हेरिटेज, आर्टिफैक्ट, मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल प्लेसेस, आर्ट बिल्डिंग, इन सब चीज़ को अगर प्रोटेक्ट करना है, सो द स्टेट शुड प्रोटेक्ट दिस कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम डिटोरेशन। तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा सब लोगों को। प्लस ये तो मैन मेड रिस्क है। नेचुरल रिस्क में क्या क्या आ गया कि जैसे डिटोरेशन हो रहा है, टूट फूट हो रही है नेचर की वजह से, तो वो ठीक करवाना है। मैन मेड रिस्क क्या हो गया कि रॉबरी हो रही है, ठीक है, ट्रांसलेशंस, डिस्पोजल या डिटोरेशन हो रही है। इन सारी चोरी, डकैती, टूट फूट और इन सब चीज़ों की जो रख रखाव है वो स्टेट को ही देखना होता है। ये पॉलिसीज़ इस बातों पर ध्यान में रखती है। सो द स्टेट शुड हैव द एम ऑफ प्रिजर्विंग एंड कल्चरली हेरिटेज, हिस्टोरिकल लेगेसी, राइट बच्चों। तो ताकि स्टेट अपनी धरोहर को अच्छे से बचा के रख सके। एंड देन पॉइंट 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसी, यानी जब भी हेल्थ पॉलिसी से कोई पॉलिसी बनती है तो कौन से प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। नंबर 1 कि पब्लिक वेलनेस, यानी जो लोग हैं उनकी हेल्थ को अच्छे से रखना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, उनकी हेल्थ एमिनिटीज़ को ध्यान पे रखते हुए ही बात करना, यानी जो भी प्रोडक्ट स्ट्रीट में बिक रहा है वो लोगों के लिए स्वस्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए। इन शॉर्ट, कोई भी ड्रग हार्मफुल है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोई खाना या कुछ भी चीज़, तो उसे बैन कर दिया जाए और पब्लिक में फिर उसको दोबारा ना लाया जाए। ये दूसरा इसका प्रिंसिपल रहेगा। तीसरा की जो इन्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, जो भी कंसर्न इन्वायरमेंट रहेगी, दैट टेकिंग केयर ऑफ एन फॉरेस्ट एज वेल एज वेजिटेशन शुड बी द पॉलिसी ऑफ स्टेट, यानी कहीं ना कहीं जो वेजिटेशन है उस पर सभी का अधिकार है, बट जो स्टेट है उसका अधिकार थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वही आपस में सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, राइट। एंड देन पॉइंट 4 द लास्ट वन शोज दैट द हाइजीनिक इन्वायरमेंट शुड बी मेंटेन्ड इन द वर्किंग एरियाज ऑफ लेबर, ठीक है, अगर जहाँ भी लेबर काम कर रहे हैं उन लोगों को हाइजीनिक एरियाज़ मिले, ठीक है, दे शुड बी वर्क अकॉर्डिंग सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट उनकी हो, ठीक है, एंड टाइम ऑफ लेजर, थोड़ा सा उन्हें फ्री टाइम भी मिले और उनके एंटरटेनमेंट रिलेटेड, मेंटल इश्यूज़ रिलेटेड सॉल्यूशंस हो। दिस प्रोविजन शुड बी केप्ट अंडर द कंसर्न ऑफ स्टेट, ठीक है, तो स्टेट अंडर ही ये कंसर्न्स रहते हैं। एंड दस द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर बच्चों, दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द गाइडेंस टू द स्टेट को गाइड करते हैं, विच लीड्स टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वल जस्टिस एंड सोशल ऑर्डर विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी भी शोषण को छोड़कर इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं यही प्रिंसिपल्स। इसीलिए इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है। इट इज़ एनविसेज द फ्यूचर सोसाइटी, यानी भविष्य की एक अच्छी समाज को बनाने में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये हमें गाइड करते हैं, ये हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, अपने समाज को अपलिफ्ट करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। सो बच्चों, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये तीनों हमारी संवैधानिक
और ऐतिहासिक धरोहर है। हमें न सिर्फ इसे समझना है, इसे जानना है, बल्कि इसके साथ साथ इंटर रिलेशंस जो हमारी डेमोक्रेसी हमें मिली है उसे भी अच्छे से समझना होगा। इन द सेम वे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ नो अपोजिशंस बिटवीन देम, बोथ ऑफ देम आर इक्वल एंड कंप्लीट टू ईच अदर। सो दोनों एक दूसरे से बराबर हैं, कोई एक दूसरे से अपोजिशन नहीं करता, लेकिन जितनी ज़रूरत आज हमें संविधान की है, संविधान को भी हमारी। ठीक है बच्चों, सो आई होप दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, और कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बी हैप्पी and cheerful at home, and keep on studying. Today I am your educator signing off. You do take very care of yourself. Thank you so much. Jai Hind.